नमस्ते और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज में आपका फिर से स्वागत है। ये इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है, एक प्रोजेक्ट जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास को देखता है। इसे पुणे में फ्लेम यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च चलाता है। अब हम आखिरी यानी पार्ट सी राज्यों पर आ रहे हैं। ये वो राज्य थे जिन पर सीधे केंद्र सरकार का शासन था, एक चीफ कमिश्नर के जरिए। ये दर्जा उन राज्यों को मिला जिन्हें या तो कम विकसित माना गया या फिर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा गया। इन्हें आमतौर पर एक अस्थायी व्यवस्था भी माना गया था, जिन्हें बाद में पार्ट ए या बी राज्यों में मिलाया जा सकता था। अगले कुछ हिस्सों में हम हर पार्ट सी राज्य और उसके बनने की कहानी को करीब से देखेंगे। इस विषय को गहराई से समझने के लिए सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड जरूर सुनें। वो भारत के एकीकरण की प्रक्रिया, कानूनी प्रावधानों और इसमें शामिल मुख्य लोगों का अच्छा परिचय देते हैं। ये सारे एपिसोड्स हमारे इंडिया स्टेट स्टोरीज टीम के लिखे आर्टिकल्स पर आधारित हैं, जिन्हें गूगल के नोटबुक LM की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आपको शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल के लिंक मिल जाएंगे। आज हम भारत के एक बेहद खास और कह सकते हैं रणनीतिक हिस्से मणिपुर की कहानी में उतरते हैं। हाँ, मणिपुर कैसे एक पुराना साम्राज्य जिसकी अपनी एक अलग पहचान थी। बिल्कुल, और वो भारत संघ का हिस्सा बना, और वो भी एक खास दर्जे के साथ, पार्ट सी स्टेट। सही। और मणिपुर की कहानी सिर्फ नक्शों पर लकीरें खींचने की कहानी नहीं है। इसमें आप देखिए, इतिहास है, संस्कृति है, राजनीति है और हाँ, लोगों की भावनाएं, वो सब कुछ घुला मिला है इसमें। हाँ, और इस पूरी बातचीत के लिए हमारे पास स्रोत भी काफी मजबूत हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज तो हैं ही, साथ में VP मेनन जैसे लोगों के लेख हैं, और जो हाल के विश्लेषण हैं, रॉय चौधरी, बरुआ, यादव, इनके काम भी शामिल हैं। बिल्कुल। तो ये सारे स्रोत हमें पूरी तस्वीर समझने में मदद करेंगे। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि मणिपुर के विलय से जुड़ी जो अहम बातें हैं, उस समय के हालात थे और जो अलग-अलग नजरिए हैं, उनको सामने लाया जाए। तो कहाँ से शुरू करें? शायद मणिपुर की अपनी पहचान से, उसकी जड़ों से। हाँ, मुझे लगता है ये सही रहेगा, क्योंकि मणिपुर की पहचान सिर्फ भूगोल तक ही नहीं है। यहाँ एक बहुत गहरी कह सकती हूँ राष्ट्रवादी चेतना है। हाँ। जो उनके प्राचीन कांगले पाक साम्राज्य, जिसे मेती साम्राज्य भी कहते हैं, उससे जुड़ी हुई है। और इतिहास भी कोई नया नहीं है इसका। बिल्कुल नहीं। यहाँ का जो शाही इतिहास है, चेथारोल कुम्बाबा, वो इसकी शुरुआत 33 ईस्वी तक ले जाता है। सोचिए कितना पुराना। वाकई बहुत पुरानी और गहरी जड़ें हैं। लेकिन देखिए, इतिहास कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। 18वीं सदी के आखिर और फिर 19वीं सदी की शुरुआत में पड़ोसी बर्मा का यहाँ काफी दखल रहा। कई बार हमले हुए, बर्मी सेना ने इस इलाके पर कब्जा भी किया। वो एक ऐसा दौर था जो मणिपुर की अपनी संप्रभुता पर काफी दबाव था। अच्छा, तो बाहरी ताकतों का असर काफी पहले से था। तो फिर इसमें अंग्रेज कैसे आए? उनकी एंट्री कब हुई? वो आए पहले बर्मी युद्ध के दौरान। साल था 1823। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भाई बर्मा उनके लिए भी खतरा बन रहा है। अच्छा। तो उन्होंने मणिपुर के तत्कालीन राजा गंभीर सिंह के साथ हाथ मिला लिया। एक तरह से कह सकते हैं कि ये साझा दुश्मन के खिलाफ एक गठबंधन था। और ब्रिटिश कमान के तहत मणिपुरी सेना ने न सिर्फ बर्मा को मणिपुर से खदेड़ा, बल्कि काबाऊ घाटी से भी उनको बाहर कर दिया। काबाऊ घाटी, ये नाम शायद बाद में भी सुना है मैंने। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। जीत तो गए, लेकिन बाद में काबाऊ घाटी अंग्रेजों ने बर्मा को वापस दे दी। क्यों? हाँ। बदले में ये तय हुआ कि मणिपुर को एक सालाना मुआवजा मिलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जो हमारे स्रोत हैं, जैसे यादव 2025 का काम, वो बताते हैं कि 1953 में, यानी आजादी के बाद, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बर्मी प्रधानमंत्री के बीच एक कथित समझौता हुआ। और इस समझौते के तहत काबाऊ घाटी स्थायी रूप से बर्मा को दे दी गई, और वो जो मुआवजा मिलता था वो भी बंद हो गया। और ये सब मणिपुर के लोगों से पूछे बिना? हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात थी। मणिपुर के लोगों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, और इस एक तरफा फैसले ने, आप कह सकते हैं, एक लंबे समय तक चलने वाली नाराजगी की नींव डाल दी। वो नाराजगी आज भी कहीं न कहीं महसूस की जाती है। ये तो वाकई इतिहास का एक बोझ बन गया लगता है। लेकिन अंग्रेजों का दखल सिर्फ बर्मा युद्ध तक तो नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1891 में मणिपुर के अंदर ही कुछ गड़बड़ हुई। काफी गंभीर मामला था। कुछ ब्रिटिश अधिकारी मारे गए थे उसमें। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने सीधे राज्य पर कब्जा कर लिया।
हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने महाराजा चूराचंद्र सिंह को गद्दी वापस सौंप दी, पर उसे कहा गया दया के तौर पर, मतलब एक्ट ऑफ ग्रेस। अच्छा, एक एहसान की तरह। हाँ बिल्कुल। असलियत ये थी कि अब असली ताकत तो अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी थी। मणिपुर एक तरह से ब्रिटिश नियंत्रण वाली रियासत बन गया था। तो एक तरफ बर्मा का साया, दूसरी तरफ ब्रिटिश कंट्रोल, और इन सब के बीच मणिपुर की अपनी पहचान और उसका भूगोल। जरा यहाँ की भौगोलिक स्थिति और लोगों के बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, मणिपुर की लोकेशन ही इसे बहुत अहम बना देती है। भारत के एकदम पूर्वोत्तर कोने में। उत्तर में देखें तो नागालैंड, जो उस समय असम का नागा जिला था। पूर्व में म्यांमार यानी बर्मा। दक्षिण में फिर म्यांमार और मिजोरम, जो तब ल्यूसाई हिल्स कहलाता था। और पश्चिम में असम का कछार जिला। मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कई जनजातीय इलाकों से घिरा हुआ। इसीलिए यह स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट था। और यहाँ रहने वाले लोग, आबादी कैसी है? आबादी में भी काफी विविधता है। जो मैदानी इलाका है, घाटी, वहां मुख्य रूप से मेइतेई समुदाय है। इनकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है। और पहाड़ी इलाकों में कई जनजातियां रहती हैं, जिन्हें मोटे तौर पर दो बड़े समूहों में बांटा जाता है, नागा और कुकी। अच्छा, नागा और कुकी। हाँ, तो ये जो जातीय और सांस्कृतिक विविधता है, ये मणिपुर की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन हाँ, कभी-कभी ये अंदरूनी तनाव का कारण भी बनती रही है। तो जाहिर है, इतने जटिल इतिहास और भूगोल वाले इलाके में प्रशासन चलाना भी आसान नहीं रहा होगा। क्या ब्रिटिश दौर में या उसके बाद कुछ सुधार वगैरह की कोशिशें हुई? हाँ, बिल्कुल हुई। जरूरतें भी थीं और ब्रिटिश प्रभाव भी था। 20वीं सदी की शुरुआत में कई प्रशासनिक सुधार हुए। जैसे 1913 में राजधानी इम्फाल के लिए साफ पानी की सप्लाई का इंतजाम किया गया। वाटर वर्क्स बनाए गए। ये उस जमाने के हिसाब से एक बड़ी बात थी। हाँ, ये तो बुनियादी जरूरत है। और कोई बड़े बदलाव? उसी साल एक और बहुत अहम चीज हुई। पोथांग सिस्टम खत्म किया गया। ये एक पुरानी प्रथा थी जिसमें गांव वालों को सरकारी अधिकारियों का सामान ढोना पड़ता था। अच्छा। और मुफ्त में सड़कें, स्कूल वगैरह बनाने या उनकी मरम्मत करने का काम भी करना पड़ता था। एक तरह की बेगार थी ये। ओह, ये तो सुनने में ही काफी शोषण वाला सिस्टम लगता है। ताही ये इसे खत्म करके नए तरह के भूमिकर लगाए गए। इसके अलावा पुलिस और न्याय व्यवस्था को सुधारा गया। 1910 में पशु चिकित्सा विभाग, मतलब वेटरनरी डिपार्टमेंट बना, और 1930s के दशक के आखिर तक इम्फाल के लिए एक छोटा पन बिजली प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम भी पूरी हो गई। तो ये सब कदम मणिपुर को धीरे धीरे आधुनिक प्रशासन की तरफ ले जा रहे थे, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। ये छोटे छोटे ही सही, पर सुधार थे। ये भी दिलचस्प है कि आपने बताया था कि मणिपुरी लोगों को बाहर पढ़ने के लिए मदद दी जाती थी। हाँ, ये भी था। राज्य की तरफ से कोशिश थी कि मणिपुरी युवा बाहर जाकर, मतलब राज्य के बाहर जाकर शिक्षा हासिल करें, ताकि वो वापस आकर ताकि वापस आकर प्रशासन में ऊंची भूमिकाएं निभा सकें। ये दिखाता है कि भविष्य के लिए काबिल लोग तैयार करने की सोच भी थी उस वक्त। तो ये सब सुधार तो ठीक है, लेकिन फिर आजादी का समय आया और सवाल खड़ा हुआ कि मणिपुर का भारत में विलय कैसे हो। और सबसे बड़ा सवाल, इसे सीधे केंद्र के नियंत्रण वाला भाग सी राज्य ही क्यों बनाया गया? किसी बड़े राज्य जैसे असम में क्यों नहीं मिला दिया गया? देखिए, इसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण थे, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। पहला और शायद सबसे अहम, इसका रणनीतिक महत्व। स्ट्रेटेजिक लोकेशन। बिल्कुल। अभी अभी आजादी मिली थी, देश का बंटवारा हुआ था, माहौल थोड़ा नाजुक था। ऐसे में बर्मा यानी म्यांमार से लगी ये सीमा और आसपास के जो जनजातीय इलाके थे, वो सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील थे। बिल्कुल। तो भारत सरकार चाहती थी कि इस सीमावर्ती राज्य पर उसका सीधा नियंत्रण रहे, ताकि सुरक्षा और स्थिरता दोनों सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, ये तो हुई सुरक्षा की बात। जी। और दूसरा कारण? दूसरा कारण बताया गया इसका कथित अविकसित होना। मतलब उस समय केंद्र सरकार का मानना यह था कि मणिपुर के पास इतने वित्तीय संसाधन या उतना मजबूत प्रशासनिक ढांचा नहीं है कि वो एक पूरी तरह से स्वशासित राज्य के तौर पर काम कर सके। जैसे कि बड़े प्रांत पार्टी स्टेट्स कर सकते थे। हाँ, या फिर कुछ बड़ी रियासतें जो पार्ट बी स्टेट बनी, उनके मुकाबले से कम विकसित माना गया। तो मतलब सुरक्षा चिंताएं और विकास की जरूरत, इन दोनों वजहों से फैसला लिया गया कि इसे सीधे केंद्र के अधीन रखना ही बेहतर है। हाँ बिल्कुल, फैसला यही हुआ कि ना तो इसे असम जैसे पड़ोसी प्रांत में मिलाया जाए, ना ही दूसरी छोटी रियासतों के साथ कोई संघ बनाया जाए, बल्कि इसे सीधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखा जाए। एक मुख्य आयुक्त के जरिए। हाँ, एक चीफ कमिश्नर के जरिए।
इसी व्यवस्था को पार्ट सी राज्य का दर्जा कहा गया। ये एक तरह से कह लीजिए विशेष देखरेख और मदद का इंतजाम था। ठीक है, तो ये तो हुई वजह कि पार्ट सी राज्य क्यों बना। अब आते हैं असल विलय प्रक्रिया पर। ये हुआ कैसे? महाराजा कौन थे उस समय? उस समय महाराजा थे बोधचंद्र सिंह। उन्होंने 21 सितंबर 1949 को विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर पे दस्तखत किए। अच्छा, सितंबर 49 में? हाँ, ये वही कानूनी दस्तावेज था जिसका इस्तेमाल लगभग सभी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए किया गया था। हालांकि शर्तें हर जगह थोड़ी अलग-अलग हो सकती थी। और दस्तखत के बाद प्रशासन का बदला फिर? दस्तखत के कुछ हफ्तों बाद 15 अक्टूबर 1949 को भारत सरकार की तरफ से एक चीफ कमिश्नर नियुक्त किए गए और उन्होंने मणिपुर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। तो 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया, एक केंद्र शासित प्रदेश की तरह। जी बिल्कुल, एक केंद्र प्रशासित भाग सी राज्य। अच्छा, इस विलय समझौते की शर्तें क्या थीं? क्या ये बाकी रियासतों जैसी ही थीं या कुछ अलग था? मोटे तौर पर जैसा मैंने कहा, शर्तें वैसी ही थीं जैसी उन रियासतों के लिए थीं जो सीधे प्रांतों में मिल गई थीं। मुख्य अंतर यही था कि यहाँ प्रशासन केंद्र के पास गया, किसी प्रांत के पास नहीं। शर्तों में महाराजा बोधचंद्र सिंह के लिए सालाना 3 लाख रुपए का प्रिवी पर्स तय किया गया था। 3 लाख रुपए? हाँ, और उनकी जो निजी संपत्ति वगैरह थी, उन मामलों को श्री प्रकाशा ने निपटाया। श्री प्रकाशा उस समय असम के गवर्नर थे और उन्होंने ये काम केंद्र के राज्य मंत्रालय यानी सरदार पटेल की मंत्रालय की सलाह से किया। श्री प्रकाशा असम के गवर्नर, उनका यहाँ क्या रोल था? क्या यह सामान्य बात थी कि किसी पड़ोसी राज्य का गवर्नर विलय पत्र पर साइन करे? ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। विलय पत्र पर महाराजा के अलावा भारत सरकार की तरफ से वीपी मेनन तो थे ही, जो सरदार पटेल के खास सलाहकार थे और रियासतों के विलय में जिनकी मुख्य भूमिका थी। हाँ, मेनन तो थे ही। उनके साथ श्री प्रकाशा के भी दस्तखत थे। असम के गवर्नर का शामिल होना शायद इसलिए अहम था क्योंकि उस समय पूर्वोत्तर में असम एक बड़ा प्रशासनिक केंद्र था और शायद मणिपुर पर एक तरह की निगरानी या नजदीकी प्रशासनिक जुड़ावों की भूमिका उनकी मानी गई होगी। ये उस क्षेत्र की तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को दिखाता है। अच्छा, और क्या भारत सरकार ने विलय के समय मणिपुरी लोगों से कुछ वादे भी किए थे, कुछ आश्वासन दिए थे? हाँ, रिकॉर्ड में 2 अहम वादे दर्ज हैं। पहला ये कि मणिपुरी लोगों को सरकारी नौकरियों में, मतलब पब्लिक सर्विसेज की अलग अलग शाखाओं में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और मदद दी जाएगी। ठीक है। और दूसरा ये कि राज्य में जो कानून, रीति रिवाज और परंपराएं चली आ रहे हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। ये शायद स्थानीय लोगों की जो चिंताएं थीं, उनको दूर करने की ये कोशिश थी। लेकिन क्या ये विलय इतना सीधा और सर्वसम्मति से हुआ था? क्योंकि हमने पहले जिक्र किया था कि कुछ विवाद भी थे, कुछ असंतोष भी था। बिल्कुल, यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है जो बहुत जरूरी है। जहां एक तरफ आधिकारिक तौर पर विलय हो गया, वहीं कई लोग, खासकर इतिहासकार जैसे वंगुम सोमरजीत, जिनका जिक्र रॉय चौधरी 2023 की रिपोर्ट में मिलता है, हाँ, उनका मानना है कि आम मणिपुरी लोग इस विलय के पक्ष में नहीं थे। उनका दावा है कि महाराजा बोधचंद्र सिंह पर दबाव डाला गया था। उन्हें शिलोंग बुलाया गया, जो उस समय असम की राजधानी थी। शिलोंग में? हाँ, और कथित तौर पर उन्हें वहीं एक तरह से नजरबंद करके रखा गया और बिना उनकी पूरी मर्जी के विलय पत्र पर दस्तखत करवाए गए। मतलब जोर जबरदस्ती के आरोप है? हाँ, सोमरजीत जैसे इतिहासकारों का यही कहना है। उनके मुताबिक विलय का समर्थन करने वाले लोग बहुत कम थे, मुख्यतः मणिपुरी राज्य कांग्रेस के कुछ नेता थे, जिनका आम जनता में ज्यादा आधार नहीं था। तो ये एक ऐसा नजरिया है जो मणिपुर में आज भी कई लोग मानते हैं और जो विलय की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। ये तो काफी गंभीर बात है। मतलब विलय की वैधता पर ही सवाल उठाया जा रहा है। क्या कोई और घटना भी हुई जिसने इस नाराजगी को बढ़ाया हो? हाँ, एक और घटना हुई जिसका जिक्र बरुआ 2025 करते हैं। शिलोंग में वो बंगला एक पुरानी औपनिवेशिक शैली की इमारत थी, जहां महाराजा बोधचंद्र सिंह ने कथित दबाव में विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। हाँ, वो बंगला। उसे बाद में गिरा दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया। उस बंगले को गिरा दिया गया? क्यों गिराया गया? देखिए, कारण चाहे जो भी बताए गए हों, लेकिन इस कदम से मणिपुर में बहुत गुस्सा फैला। लोगों ने इसे इतिहास को मिटाने की कोशिश के तौर पर देखा। वो इमारत भले ही एक दुखद घटना से जुड़ी थी, पर वो मणिपुर के इतिहास का, उसकी संप्रभुता के अंत का एक भौतिक प्रतीक बन गई थी लोगों की नजर में। हाँ, एक सिंबल बन गई थी। बिल्कुल। उसे गिराना मतलब उस याद को, उस दर्द को नजरअंदाज करना माना गया। ये दिखाता है कि जो ऐतिहासिक प्रतीक होते हैं, जो स्थल होते हैं, वो लोगों की भावना और उनकी पहचान के लिए कितने मायने रखते हैं। बिल्कुल।
ये छोटी छोटी लगने वाली बातें अक्सर बहुत गहरे जख्म छोड़ जाती हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटने की कोशिश करें तो मणिपुर के विलय का कुल मतलब क्या निकलता है? देखिए, एक स्तर पर अगर देखें तो मणिपुर का विलय भारत के एकीकरण की एक जरूरी कड़ी थी। खासकर जो सीमा पर बसे इलाके थे और रणनीतिक रूप से अहम थे, उनको भारत में शामिल करने के नजरिए से ये महत्वपूर्ण था। और पार्ट सी राज्य का दर्जा देकर केंद्र सरकार ने विकास और सुरक्षा पर ध्यान देने की कोशिश भी की। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही वजनदार है। बिल्कुल। दूसरा पहलू ये है कि ये प्रक्रिया सीधी साधी या बिना विवाद के नहीं हुई। इसमें पुरानी शिकायतें शामिल थीं, जैसे वो काबाओ घाटी का मुद्दा। विलय के तरीके पर गंभीर सवाल थे, दबाव और जबरदस्ती के आरोप लगे, और बड़े पैमाने पर स्थानीय असंतोष भी था। और पार्ट सी राज्य का दर्जा मिलने से केंद्र से पैसा तो आया विकास के लिए, लेकिन इससे मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में भी बहुत देर हुई। वो 1972 में जाकर मिला। तो ये सब बातें मतलब इतिहास के वो घाव, विलय की परिस्थितियां और बाद का जो प्रशासनिक सफर रहा, इन सब ने मिलकर मणिपुर और बाकी भारत के रिश्तों को और खुद मणिपुर की अंदरूनी राजनीति को एक जटिल शक्ल दी है ना? हाँ, बिल्कुल। और इन चीजों का असर आज भी वहां महसूस होता है। ये इतिहास आज भी वहां की राजनीति का, समाज का और लोगों की सोच का एक अहम हिस्सा है। तो आज हमने मणिपुर की कहानी के कई पन्ने पलटे। एक प्राचीन साम्राज्य से शुरू करके बर्मा और अंग्रेजों के असर से गुजरते हुए भारत में विलय और फिर भागसी राज्य बनने तक का ये पूरा सफर देखा। हमने देखा कि कैसे उसकी अपनी गहरी पहचान, उसका रणनीतिक महत्व और फिर विलय से जुड़े विवाद और असंतोष सब इस कहानी का हिस्सा है। हाँ, और कबाऊ घाटी का मामला हो या विलय के समय कथित दबाव की बातें हों और शिलोंग के उस बंगले को गिराए जाने जैसी घटनाएं, इन सब ने इस कहानी को और भी पेचीदा बना दिया है। ये सब हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी सिर्फ एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। और ये पूरी चर्चा हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि जब एक राष्ट्र बनता है, खासकर जब उसमें इतनी विविधता वाले और ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र रहे इलाके शामिल होते हैं, तो ये प्रक्रिया कितनी नाजुक हो सकती है। ये सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने की चुनौतियों को उजागर करती है। और ये भी बताती है कि स्थानीय लोगों की उम्मीदों को, उनके इतिहास को, उनकी भावनाओं को समझना कितना जरूरी है। बिल्कुल, राष्ट्र निर्माण सिर्फ नक्शे बनाने का काम नहीं है, ये दिलों को जोड़ने का भी काम है। हाँ, और वो अक्सर ज्यादा मुश्किल होता है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या इतिहास में पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लगता है कि विलय जैसी प्रक्रियाओं में उस समय की जो ज़रूरतें थीं और जो स्थानीय भावनाएं थीं, उनके बीच कोई बेहतर संतुलन बनाया जा सकता था? और भविष्य के लिए सोचते हुए किसी इलाके का रणनीतिक महत्व किस हद तक उसके प्रशासनिक और राजनीतिक भविष्य को तय करना चाहिए, खासकर तब जब वहाँ के लोगों की अपनी आकांक्षाएं हों? सोचने के लिए बहुत कुछ है।